Hello everyone, this is CA Shejan and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने लेजर के बेसिक समझे थे कि उसका मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब बातें हमने सीखी थी। आज के अपने लेक्चर में हम क्या समझेंगे, जो मेन चीज है लेजर के बारे में, उसे बनाया कैसे जाता है, उसमें पोस्टिंग कैसे करी जाती है एंड उसकी फाइनली बैलेंसिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, तो ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको पिछले वाले क्लास की रिवाइज करवा देती हूँ। क्या है कि हम लोग लेजर अकाउंट बनाते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमको। मैंने आपको इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके बताया था कि जर्नल में क्या होता है, हम एक साथ सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक मोटी सी नोटबुक अपने स्कूल लेके गए एंड उसी में सारे सब्जेक्ट्स का काम आप रोज कर रहे हो एक के बाद एक। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको कभी किसी पर्टिकुलर दिन का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काम देखना हो, मान लो इंग्लिश का किसी एक दिन का काम देखना हो आपको पुराना, तो आपको उसको बहुत हौश पौश हो जाएगा, आपके लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेटर काम आप क्या कर सकते थे, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बना सकते थे, जिससे कि क्या होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर दिन का सब्जेक्ट का काम देखना चाहो, सीधा उस सब्जेक्ट की नोटबुक उठाया एंड देख लिया उस दिन का काम। राइट, वही वाला काम होता है लेजर का कि हमने सपोज राम मेरा एक डेटर है मेरे बिजनेस में, मैं किसी एक दिन का उसका रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ कि इस दिन पर इसके साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सीधा राम का अकाउंट उठाकर देख सकती हूँ एंड उसमें मुझे उस दिन की एंट्री मिल जाएगी कि उस दिन कितने का क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इससे मेरा काम इजी हो जाएगा क्योंकि राम से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज उसके अकाउंट में मुझे मिल जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ नोटबुक फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। राइट, समझ में आया होगा आपको इसका मतलब क्या है एंड क्यों बनाया जाता है, एक आपको रिवीजन मिल गया होगा छोटा सा। अच्छा, अभी हम लोग ना इसको पढ़कर देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर सबसे पहली ही लाइन पढ़कर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये ओपनिंग एंट्री, ये जो है ना, यहाँ पे पढ़ो, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2023। ये 1 अप्रैल 2023 की हम बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं कि मेरे पास असेट्स कितने के हैं, कैश पड़ा है 50,000 का, स्टॉक है 30,000 का, इस तरीके से कुछ चीजें दे रखी है मुझे। तो ये क्या होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। दिस इज बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस, इसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं किसी भी चीज का। असेट्स का भी होता है, लायबिलिटीज का भी होता है एंड कैपिटल का भी होता है। नाउ कुछ लोगों को तो ये बात क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हो ओपनिंग एंट्रीज के बारे में, वो वीडियो था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। हाउएवर जिनको यहीं पर देखना है तो उनके लिए मैं 5 मिनट में एक आपको पूरा रिवाइज करवा देती हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंसेस एक्चुअली आए कहाँ से हैं, ये आपको काम आएगा। तो आप देख सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन स्किप टू द मेन जो जहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया आगे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक बार। यहाँ पे बैक आइए। हर साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मेरा बिजनेस है, राइट, उस एक बिजनेस में अकाउंट्स में कितनी चीजें होती हैं, असेट होता है, लायबिलिटीज होता है, कैपिटल होता है एंड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं। ये 5 चीजें होती हैं। अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी अगर आप याद करो तो आपको यही 5 चीजें याद आएंगी, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। यही 5 चीजें घटती बढ़ती रहती थी और उसी हिसाब से हम एंट्रीज करते थे। अब चाहे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन ले लो चाहे ट्रेडिशनल ले लो, ट्रेडिशनल में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स होते थे। तो सभी रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स क्या बनाते थे, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स बनाते थे एंड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स नॉमिनल में क्लासिफाई हुआ करते थे। आपको इतना याद होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। ओके, वरना आप बेसिक क्लासेस पहले देख लो एंड देन यू कैन कम हियर। अच्छा, अब देखो, हर साल के अंत में, हर साल का अंत कब होता है, हम लोग कब अपने बुक्स बनाने बैठते हैं, 31 मार्च को, हर साल के एंड में। अच्छा, अभी आप देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, इसको ध्यान से देखो। असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल तीनों का एग्जाम्पल है। असेट का एग्जाम्पल है फर्नीचर। 31 मार्च को मेरे पास जो फर्नीचर है उसको मैं क्या करती हूँ, जितनी भी वैल्यू का वो फर्नीचर है उसको मैं खिसका के आगे अगले साल में 1 अप्रैल में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई कि हर साल में एक नया बिजनेस नए सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। राइट, मेरे पास जितनी भी सारी चीजें हैं उन्हीं को मैं आगे तो कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, चाहे वो मेरे असेट्स हो, चाहे लाइबिलिटीज हो, या फिर मेरा कैपिटल हो।
हर चीज को मैं आगे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। पूरे एक साल में मान लो मेरे पास एक फर्नीचर था, उसमें मैंने 2 चेयर्स और खरीद ली या एक चेयर उसमें से बेच दी, ये सब कुछ एंट्री करती हुई चल रही हूँ मैं। बट 31 मार्च को जो भी हालत है उस दिन को मैं आगे 1 अप्रैल में खिसका दूंगी अपना फर्नीचर, और 1 अप्रैल में वो मेरे बिजनेस में फिर से इंट्रोड्यूस हो जाएगा एक नए सिरे से। बट है वो सेम फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर का एग्जांपल ले लिया, क्रेडिटर्स का ले लो चाहे। 31 मार्च को क्या ऐसा होगा कि मेरे क्रेडिटर्स मेरा सारा हिसाब भूल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन्हें फ्यूचर में वो पैसे चुकाने तो पड़ेंगे ही, तो वो मेरे साथ साथ चिपके रहेंगे। 1 अप्रैल में मैं उनको फिर से नए सिरे से अपने बिजनेस में खींच कर लाऊंगी हाथ पकड़ के। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को फिर से मैं अपने बिजनेस में उनको लेकर आऊंगी, जो भी उनकी वैल्यू होगी 31 मार्च को। अब कैपिटल ले लो चाहे, मैंने अपने बिजनेस में कुछ भी जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रखा था, मान लो 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रखे थे, एंड 31 मार्च को भी वो 5 लाख रुपए हैं। अब क्या होगा, 1 अप्रैल को मैं उनको फिर से खींच कर लाऊंगी अगले साल में, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं निकाल तो लिए नहीं मैंने अपने बिजनेस से, तो वो कंटिन्यू करेंगे। उनको खिसका के आगे भेज दिया 1 अप्रैल में। ठीक है, इन तीनों की बात हमको समझ में आई। एट द ईयर एंड हम इन तीनों को कहां पर भेजते हैं अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए? बैलेंस शीट नामक एक जगह होती है, वहां पर हम उनको भेजते हैं। इनके बैलेंसेस को शो करते हैं कि देखो भैया, कैश इतना पड़ा हुआ है, फर्नीचर इतना पड़ा है, क्रेडिटर्स आपके इतने हैं, कैपिटल आपका इतना पड़ा है। वो 31 मार्च को कितने वैल्यू पर है वो मैं शो कर देती हूँ बैलेंस शीट में। ये एट द ईयर एंड होता है। ओके, अभी मैं इसको आगे वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करती हूँ जाकर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। तो अब देखो, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पूरे साल मेरे बुक्स में होते रहते हैं। यही तो मेरे बिजनेस का आधार है ना, कि इनकम्स आती रहेंगी, खर्चे होते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो आप। रेंट पेड, डिविडेंड रिसीव किया, सेल्स करी या परचेज करी या टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए, ये सब चीजें नॉर्मली बिजनेस में होती रहती हैं। अभी इनको क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो। एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट होता है। इसमें इसको आप समझ सकते हो एज अ फनल। फनल आपने पढ़ा होगा अपने बचपन के क्लासेस में। फनल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें एक ये होता है, एंड अगर इसमें ऊपर से आपको सोल्यूशन डालो तो नीचे आपको एकदम क्लियर सोल्यूशन उसका मिल जाता है। तो वैसा ही होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या करता है, सारे इनकम्स सारे एक्सपेंसेस डाल दिए इस अकाउंट में, इसमें से मुझे फाइनली प्रॉफिट या लॉस निकाल कर ये मुझे दे देता है कि पूरे साल में कि फायदा कमाया मैंने या लॉस कमाया, क्या हुआ वो ये मुझे निकाल कर दे देता है। एक निचोड़ बता देता है, समरी बता देता है एक, कि आखिर पूरे साल में हुआ क्या। राइट, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। तो इट इज लाइक अ फनल, इनकम एंड एक्सपेंसेस डाला एंड प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है इस हमें अकाउंट से। ओके, अब हमने एक बार समरी में जरा देखना क्या हुआ यहाँ पर, कि इनके बैलेंसेस तो मैं आगे खिसका करके ले गई, बट अभी इसका क्या हुआ है, इसको तो मैंने अभी बस इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल कर रख लिया है, लेकिन इसको आगे कैसे ले जाएंगे, इसको भी तो आगे ले जाएंगे। पूरा का पूरा बिजनेस क्या हम लोग आगे ले जाते हैं, याद करो मैंने बोला था कि पूरा बिजनेस एज इट इज हम लोग आगे लेके जाते हैं, जो भी 31 मार्च को होता है। तो इसको कैसे लेकर जाएंगे उसका तरीका देखो। इसको हमने पोटली में बंद कर लिया और इसको भी पोटली में बंद करके आगे खिसकाया, बट उससे पहले ये जो पोटली है ना छोटी वाली, ये इसमें ऐड कर देते हैं हम। यानी कि जो भी प्रॉफिट निकला या लॉस निकला, कुछ भी निकला हो, वो हम कैपिटल में, प्रॉफिट निकला होगा तो ऐड कर देंगे एंड लॉस निकला होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक ओनर भाई बिजनेस स्टार्ट ही क्यों करता है, इसीलिए करता है कि मैं इस बिजनेस में, मैंने अगर 1 लाख रुपए डाले हैं तो हर साल मैं इस बिजनेस को चलाती रहूं एंड जितना भी मतलब मुझे फायदा होता रहे, इसीलिए तो मैंने बिजनेस खोला है। फायदा हो वो मेरे कैपिटल में ऐड होता रहे एंड एक दिन वो कैपिटल में निकाल सकता हूँ, वो फाइनली कैपिटल तो वो मेरा ही है ना। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को या लॉस को हम कैपिटल में ऐड या माइनस करते हुए चलते हैं हर साल। फाइनली क्या हुआ इस पूरे सिनेरियो से, यहां पर देखो कि मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बिजनेस है। अभी
रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स यानी असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को तो मैंने एक पोर्टली बना ही ली थी उसकी 31 मार्च को जो भी बैलेंसेस थे मैं उसको आगे भेजने ही वाली थी। तब तक नॉमिनल अकाउंट्स भी आए और जो प्रॉफिट या लॉस था वो भी आया इस साल का, एंड वो कैपिटल में ऐड कर लिया मैंने एक तरीके से। तो अब पूरा बिजनेस समेट लिया है मैंने, राइट, कि प्रॉफिट लॉस भी समेट लिया एंड ये तीनों चीजें तो समेटी हुई ही थी पहले से। क्या किया, इसको आगे खिसका दिया एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को मैं इसी हालत में लेकर चली आई एंड ओपनिंग एंट्री करती हूं मैं इन्हीं असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल की ओपनिंग एंट्री करी जाती है। कैपिटल में यहाँ पर क्या इंक्लूडेड होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनकेस नहीं भी क्लियर होगा कि ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। ये जो यहाँ पर लिखे हैं ना कि असेट्स 1 अप्रैल 23 को असेट्स लिखे हुए हैं, कैश है 50,000 का, स्टॉक है 30,000 का, डेटर्स हैं 50,000 के। ये सब क्या है, ये पिछले साल से चले आ रहे हैं, यानी कि 31 मार्च को पिछले साल को इन्हीं वैल्यूज पर हमारा बिजनेस क्लोज हुआ था, उन्हीं को हाथ पकड़ के हम 1 अप्रैल को ले आए 2023 में। ओके, ये सब कब के बैलेंसेस रहे होंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बैलेंसेस रहे होंगे। अच्छा, अब हमको फाइनली सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं एंड हमको यहाँ पर एंट्रीज करनी है इन सभी चीजों की एंड देन लेजर अकाउंट्स बनाने हैं इनके। चलिए अब हम सीरियसली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गए कॉन्सेप्ट्स। तो एंट्री करते हैं अपनी सबसे पहले। अब हमको असेट्स पहले तो लाने हैं अपनी बुक्स में। अब देखो असेट्स लाएंगे कैसे, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड मशीनरी पड़ी हुई है हमारे पास असेट के नाम पे। तो यहाँ पर आओ, सबसे पहली एंट्री होगी 1 अप्रैल को, ठीक है, ये सब हम कर रहे हैं 2023 में एंट्रीज। तो 1 अप्रैल को हमने क्या एंट्री करी, सबसे पहले तो हम कैश लेकर आए। क्यों हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप लिख लो, कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, फिर हम स्टॉक भी लेकर आ रहे हैं, उसको भी हम डेबिट करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आए, हम डेटर्स लेकर आए थे शायद, डेटर्स, राम एंड मशीनरी। अभी हमने सारे के सारे असेट्स को डेबिट कर लिया। क्यों, क्योंकि असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। जब भी असेट बढ़ता है बुक्स में तो उसको हम डेबिट ही करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको ये चीज याद होगी, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। असेट जब भी इंक्रीज होता है ना तो डेबिट होता है। असेट इंक्रीज कैसे हो रहा है यहाँ पे, भैया पिछले साल क्लोज किया था ना अकाउंट 31 मार्च को, अब 1 अप्रैल को खींचकर ला रहे हैं, तो एक तरीके से इस वक्त सारी चीजें जीरो हैं, सबका बैलेंस, उसको हमें इस साल में खींच के लाना है अगर, तो उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। यानी कि जो मैं कैश जो मेरे पास था पिछले साल उसको इस ईयर में लाने के लिए अगेन वी हैव टू डेबिट इट, जिससे कि अब वो मेरी बुक्स में आ जाए। तो कैश की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 50,000, 30,000, 50,000, 60,000, 50,000, 30,000, 50,000 एंड 60,000। इन सारे बैलेंसेस को इस साल के फाइनेंशियल ईयर में मैं खींचकर ले आई पिछले साल से, राइट। ओके, ये बात समझ में आई। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, लायबिलिटीज को भी तो लाओ, खाली असेट्स को थोड़ी लाएंगे। तो क्रेडिटर्स के नाम पर राजेश हमारा एक क्रेडिटर था, उसको यहाँ पर ले आओ भाई, टू क्रेडिटर्स। जिस तरीके से असेट्स के बढ़ने पर हम उन्हें डेबिट कर रहे थे इस साल में, वैसे ही हम लायबिलिटीज जब लेकर आएंगे तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट करा जाता है, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। टू क्रेडिटर्स, क्या नाम था इसका, राजेश, राजेश अकाउंट। ओके, एंड इसकी वैल्यू थी 30,000। मगर अब देखो यहाँ पर ये बैलेंस बैठ नहीं रहा, हमारा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग है मेरा कैपिटल। हमारी जो क्रेडिट साइड है वो कम पड़ रही है, राइट, इसीलिए कैपिटल में हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे इसका। सब इसको रोल करो आप तो 1,90,000 आ रहा है एंड ये है 30,000। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1,90,000
60,000 आना चाहिए। ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है कि सारे असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने पढ़ा था बहुत शुरुआती क्लासेस में, ठीक है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा है। दैट मीन्स ऑल द डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स इन माई बुक्स। सारे डेबिट्स आर इक्वल टू सारे क्रेडिट्स। बस अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप बेसिक क्लासेस में जाकर देख सकते हो, वहां पे सब कुछ मैंने क्लियर करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल। अब अप्रैल मंथ में 2023 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो गया हमारा, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, उन सबको हम लोग अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। आ जाओ। अप्रैल 4 को क्या हुआ? वी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 रुपीज। 4 अप्रैल को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश में सेल कर रहे थे तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लो, असेट बढ़ रहा है, और ये हो रही है रेवेन्यू, इसीलिए इसको हमने इंक्रीज कर लिया। मैं अभी यहाँ पे नरेशंस नहीं लिख रही हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा, तो नरेशंस आप लोग खुद से जानते हो, बहुत इजी होते हैं ना। क्या कितने का सेल किया था हमने? 7,000 रुपीज का। ओके, आगे आते हैं, जल्दी जल्दी से एंट्रीज करेंगे क्योंकि मेन काम तो लेजर बनाना है। गुड्स रिटर्न बाय राम 1,000 रुपीज के गुड्स मुझे रिटर्न हो गए 6 अप्रैल को। सो सेल्स रिटर्न, मैंने उसको पहले सेल करा होगा ना, तभी तो अब वो रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। डेटर राम, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा होगा हमने इसका बैलेंस ओपन किया है यहाँ पे, यानी कि इसको हमने पिछले साल सेल करा था ये सामान, एंड उसमें से कुछ सामान उसने हमको इस साल वापस कर दिया है, तो इसी को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसका अमाउंट था 1,000 रुपीज का। 1,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भी समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। 10 अप्रैल को क्या हुआ? हमने गुड्स परचेज किए राजेश से। लिस्ट प्राइस था 10,000, हमें कितने में मिले? वो 9,000 रुपीज में। अब ये बात तो बहुत ही क्लियर है आपको कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, यानी कि लिस्ट प्राइस था 10,000, हमें मिला 9,000 पे, यानी कि मुझे 1,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में अलग से रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम सिंपली इस एंट्री को नेट सेल्स पर दिखा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 10 अप्रैल को आते हैं एंड हमने क्या क्या गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया एक्सपेंस को, एंड किससे हमने परचेज किया है? राजेश से। अब राजेश मेरा क्रेडिटर बन जाता है यहाँ पे, टू राजेश। एंड हम यहाँ पर उस 1,000 रुपीज के डिस्काउंट का कोई मेंशन नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के केस में इसको अलग से नहीं दिखाया जाएगा, इसको हम सिंपली 9,000 पर रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि नेट सेल्स जो मेरी हुई है उस पर हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे। 15 अप्रैल को क्या होगा? बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस इमीडिएटली। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है ये, बाकी हम लोग इसको पहले कई बार लेक्चर्स में समझ चुके हैं, एंड इसका कैलकुलेशन भी अच्छे से मैंने करके दिखाया है, अभी भी दिखा रही हूँ, देख लीजिए एक बार कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या करते हैं हम, आप अपने पास लिख लो कि आपका लिस्ट प्राइस क्या था एक्चुअली। ये मान लो हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस मेरा क्या था? 15,000, यानी अगर मुझे कोई भी डिस्काउंट ना मिलता तो फिर 15,000 रुपीज में मैं इसको रिकॉर्ड करती। ओके, लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे के पूरे अमाउंट पे मिलता है, वो बिना किसी कंडीशन के मिलता है, इसीलिए ये 15,000 पे पूरे पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1,500 रुपए का, यानी कि एंड मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 13,500 वॉज माई नेट सेल्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? 13,500 इज माई नेट सेल्स। अच्छा, ये समझ में आया। अब आगे बात करते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया हमने, 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस इमीडिएटली। कैश डिस्काउंट जब भी दिया जाता है, हमेशा ये ध्यान रखना,
आप क्या कर सकते हो यहाँ पे गलती कि इसी पर पूरा का पूरा 5% का आप डिस्काउंट लगा दोगे अगर कैश डिस्काउंट, तो पूरा मामला ही गलत हो जाएगा। कैश डिस्काउंट देने का एक रीजन होता है कि आप तुरंत का तुरंत कैश पेमेंट कर रहे हो तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर हम इस अमाउंट का तो सिर्फ 40% पे कर रहे हैं ना अभी, तो पूरे पे 5% हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जल्दीबाजी में गलती मत करना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ओके, इसको ही मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, ध्यान से देख के जाओगे आप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैश डिस्काउंट का हम कैलकुलेशन करके बताएंगे यहाँ पर कैसे होगा। 13,500 का 40% ही तो मैंने कैश में पेमेंट किया है, इस पर 5% का मुझे मिल जाएगा कैश डिस्काउंट। इसको जरा कैलकुलेट करो आप भी अपने पास, ये हो जाएगा 5400, इस पर मिलेगा मुझे 5% का डिस्काउंट, यानी कि कितना मिला डिस्काउंट, ₹270 मुझे डिस्काउंट मिला। यानी कि अभी मैंने पेमेंट कितना किया, पेमेंट मेड ₹5400 मुझे पे करने थे विदाउट एनी डिस्काउंट। ये 13,500 इंटू 40 मैं पे करती, बट मुझे ₹270 का डिस्काउंट मिल गया है। हेंस मुझे अल्टीमेटली पे करना पड़ा 5130, ये मुझे पेमेंट करना पड़ा होगा। और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस टू बी पेड भी कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। सो 13,500 में से अब कितना का टोटल हिसाब हो गया, 5400 का हिसाब हो चुका है। तो 13,500 में से आप ये 5400 पूरा पूरा हटा दो, बचा क्या, 8100 ही मुझे अब पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब इसको ही हम एंट्री में अपने पुट कर लेंगे। देख लो एक बार ध्यान से, सारी बातें हमने कर ली हैं। यहाँ पर 40% का हमने पेमेंट कर दिया, 5% कैश डिस्काउंट ले लिया, कितने पे, सिर्फ इस 40% वाले अमाउंट पर, एंड 10% तो पूरे 15,000 पे हमने लिया ही उससे। ओके, तो ये राकेश से हमने गुड्स बाय किए थे, इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। डेट भी देख लें एक बार, 15 अप्रैल 15 को मैंने गुड्स किए परचेज, तो परचेज अकाउंट पूरा पूरा डेबिट होगा ही होगा। ये कितने से होगा, नेट सेल्स से होगा, यानी कि 13,500 से होगा। क्यों 15,000 से क्यों नहीं किया, मैंने इस वाले पिछले वाली एंट्री में भी आपको समझाया था कि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या करते हैं, नेट सेल्स पर ही रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाया जाता। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट किया, फिर कुछ अमाउंट तो मैंने तुरंत का तुरंत कैश में पे कर दिया, तो कैश मेरा चला गया, एसेट कम हो गया। दूसरी एक चीज हो गई, जितना कैश में पे नहीं किया उतने का राकेश जो है मेरा क्रेडिटर बन गया, तो टू राकेश मैंने उसको क्रेडिट करके उसको अपना क्रेडिटर बना लिया, उसका एक अकाउंट खोल देंगे। उसके बाद एक और चीज हुई अच्छी मेरे साथ, डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी मैं खोल लूंगी। अब इन सब के सामने हम लोग अमाउंट्स लिखते हैं। 13,500 की परचेज हुई थी, कैश कितना पेमेंट किया था, ध्यान से देखो, 5130 रुपीज का तो मैंने कैश पेमेंट किया था। सो यहाँ लिखा मैंने 5130, डिस्काउंट मुझे कितने का मिला था, 270 का डिस्काउंट मिला था, यहाँ पर लिख लो 270, एंड फाइनली बैलेंस कितना पेबल था, 8100 का, तो 8100 का राकेश जो है वो मेरा क्रेडिटर बन गया। अब जरा इसको एक बार टोटल कर लो कि क्या क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल जी इक्वल हो रहे हैं, आराम से हम आगे वाली एंट्री पे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वाली एंट्री अच्छे से समझ में आएगी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। ओके, अप्रैल 20 पर आते हैं। पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹38,600। राजेश कौन था भैया, फ्लैशबैक में आओ थोड़ा सा। लाइबिलिटीज में पिछले साल से उसको, वो मेरा क्रेडिटर था एंड मैं उसको आगे खींच के लेके आई थी इस साल में। 30,000 रुपीज का तो वो पहले ही क्रेडिटर था मेरा। उसके बाद जरा ये वाली एंट्री पर ध्यान दो, मैंने उससे और भी गुड्स परचेज किए थे 9,000 रुपीज के, मतलब आफ्टर डिस्काउंट 9,000 रुपीज, बट स्टिल 9,000 के गुड्स मैंने उससे लिए थे। सो 30,000 ये प्लस 9,000 ये, अभी वो मेरे कितने का क्रेडिटर हो गया, 39,000 रुपीज का, है ना। यहाँ पर देखो
इतने कितने से 30,000 से क्रेडिट हुआ था, उसके बाद अगेन मैंने उसको 9,000 से और क्रेडिट किया, अपनी बुक्स में क्रेडिटर बनाया। अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, उसका हम लोग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अप्रैल 20 को क्या कर रहे हैं हम लोग, राजेश का फुल एंड फाइनल क्लोजर कर रहे हैं। ये अकाउंट का नाम आप देख लेना, शायद मैंने पहले ही लिखा था क्रेडिटर डैश राजेश करके, एक ही बात है, वो उतना मैटर नहीं करता, बट आप लोग एग्जाम में इंश्योर करें कि एक अकाउंट का नाम एक ही तरीके से लिख के आओगे। तो राजेश को अब हम क्लोज कर रहे हैं, पहले क्रेडिट करा था, अब उसका अकाउंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं, उसके साथ पूरा रिश्ता नाता, तो अब उसको उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। ओके, राजेश को हमने डेबिट किया और हमने उसको पेमेंट कर दिया। एंड यहाँ पर ना खुशी की बात यह है कि थोड़ा सा हमको डिस्काउंट राजेश ने दे दिया है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसे, हम राजेश का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, 39,000 रुपीज का उसका अकाउंट था, मैंने उसको एक्चुअली 38,600 ही दिया, यानी उसने मुझे 400 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर ये हो गई मेरी एंट्री खत्म। ध्यान दो, यहाँ पर देखो लिखा था ना, हमने 38,600 का पेमेंट कराया उसको, सिर्फ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। चलो आगे आते हैं। 25 अप्रैल को क्या हुआ, पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500 रुपीज। ध्यान से पढ़ोगे, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये मेरे बिजनेस का कोई खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मेरे गुड्स का इंश्योरेंस तो नहीं है, या फिर मेरे बिजनेस में किसी चीज का इंश्योरेंस तो नहीं है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान दो, यहाँ पे लाइफ लिखा है, इसीलिए ये क्या हुआ, एक तरीके से प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा हुआ, ये है ना, जो कि बिजनेस ने पेमेंट किया है। तो ये बिजनेस एक्सपेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। अब पर्सनल एक्सपेंस के नाम पर उसने चाहे कुछ भी किया हो, है ना, तो हम उसको लेकिन क्या बोलेंगे, ये एक तरीके से मेरी हो गई बिजनेस में से ड्रॉइंग्स। चाहे कुछ भी खर्चा किया यार, उसने साइकिल खरीदी हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, कुछ भी किया हो, हमारे लिए बिजनेस की नजर में तो वो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स है। तो 500 रुपए निकाल लिए अप्रैल 25 को। अप्रैल 25 को सिंपली बिजनेस की नजर से तो हो गया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। एंड कैश निकाला है 500 रुपए, 500 रुपए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल। ओके, अब आगे बात करते हैं। रिसीव्ड कमीशन 2,000 रुपीज। अब हमको कमीशन रिसीव हुई, कमीशन क्या है, मेरी इनकम है बिजनेस में। तो अप्रैल 30 को असेट मेरा बढ़ा, कैश बढ़ा, एंड मैंने अपनी इनकम रिकॉर्ड करी। कभी भी जब इनकम बढ़ेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट 2,000 रुपीज से हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। बस अब मेरी सारी की सारी एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं। जरा क्वेश्चन पे वापस आओ। पास जर्नल एंट्रीज वाला काम हो चुका है, अब हमको मेन काम करना है, इन सबको लेजर अकाउंट में भेजना है। धीरे धीरे मेरे साथ सारा चीजें आप कॉन्सेप्ट वाइज समझो आकर। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना होगा, अगर आपने एंट्रीज कर रखी हैं तो उसमें देख लेना कितने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स आपने यहाँ पर खोल रखे हैं। जैसे यहाँ पर टोटल हो गए 6 अकाउंट्स, ये तो डिफरेंट डिफरेंट है ही, ये 6 हो गए। उसके बाद आगे भी काउंट करते जाओ, ये एक डिफरेंट हो गया, इसको ऐड कर लो, प्लस ये हो गया। इन सब का अकाउंट खोलते हुए चलो, है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये काम मैंने पहले से यहाँ पर कर रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। सबका एक एक अकाउंट खोला हुआ है, कैश अकाउंट, डेटर, राम का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जितनी भी आपने चीजें देखी थी पहले एंट्रीज में, वो सब मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, उन सब का अकाउंट। अब एंट्रीज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। किसी भी अकाउंट में क्या होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एंड एक राइट साइड होता है, जो बिल्कुल सेम से दिखते हैं। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं एंड राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। अब जब किसी भी तरफ में हमको एंट्री करनी है, सबसे पहले तो मैं डेट रिकॉर्ड करूंगी, फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है देख लो। अगर डेबिट साइड में कुछ भी रिकॉर्ड करना है, कैसे क्या अभी सब समझाऊंगी। डेबिट साइड में कुछ भी रिकॉर्ड करना हो तो इसकी शुरुआत करते हैं 2 से, 2 कॉमा फिर अकाउंट का नाम लिखोगे आगे,
है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है तो अगेन डेट लिखोगे पहले, एंड पर्टिकुलर साइड में बाय नाम से स्टार्ट करोगे, बाय कॉमा फिर अकाउंट का नाम लिखोगे। अभी समझाती हूँ इसको मैं, बट ये आपको ध्यान रखनी है दो बातें हर एक अकाउंट के लिए। द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड, द राइट साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कुछ भी एंट्री करने से पहले आपको टू कॉमा अकाउंट का नाम लिखना है, एंड क्रेडिट साइड में एंट्री करने से पहले बाय कॉमा अकाउंट का नाम लिखना है। अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहली मेरी एंट्री थी कि मैंने कैश अकाउंट को डेबिट करा था। यहाँ पर इतनी बात समझ में आई, कैश अकाउंट को डेबिट किया था 50,000 रुपीज से। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ओपनिंग एंट्री हुई है, यानी कि दिस इज द वेरी फर्स्ट एंट्री इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो वेरी फर्स्ट एंट्री को हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, कैश को मैंने डेबिट किया है कैश अकाउंट को, तो डेबिट साइड पर नोट कर रही हूँ। कैसे एंट्री करी जाती है ओपनिंग एंट्री, हमेशा आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट लिख दोगे 50,000 रुपीज। डेट क्या है यहाँ पर, अप्रैल 1 है डेट। तो हमने हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे करके लिखना है। ये बीडी इज ब्रॉट डाउन, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि हम लोग यहाँ पर बिजनेस को क्या कर रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है, CF इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यहां से 31 मार्च को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर, ब्रॉट डाउन करते हैं, उसको हम लोग ब्रॉट डाउन करना बोलते हैं, जो कि हम 1 अप्रैल को करते हैं। वही काम मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो बैलेंस था ना कैश का, उसको मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया 1 अप्रैल को इस ईयर में। बिल्कुल क्लियर हुई होगी ये बात। आगे बाकी चीजों को भी ब्रॉट डाउन करेंगे कि क्या क्या था, स्टॉक अकाउंट को भी ब्रॉट डाउन करना है मुझे, डेबिट किया है मैंने 30,000 से स्टॉक अकाउंट को। तो स्टॉक अकाउंट देखते हैं कहाँ है, ये है मेरा स्टॉक अकाउंट। अप्रैल 1 को मैंने क्या किया, अगेन मैंने डेबिट साइड में एंट्री करी है तो 2 लिखूंगी, एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन किया मैंने 30,000 रुपीज का। ओके, ये भी समझ आता है। फिर डेटर का अकाउंट है, राम का अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से, अगेन सेम चीज, अप्रैल 1। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज से डेबिट कर दिया राम के अकाउंट को। उसके बाद इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट को 60,000 से कर लो डेबिट, साइड में लिखोगे उसके, ये है मेरा मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ये हो गए मेरे सारे डेबिट, जिन भी अकाउंट्स को मैंने किया था वो मैंने डेबिट तो कर लिए सबको। अभी क्रेडिटर्स में देखो तो मतलब क्रेडिट साइड में देखो अगर, तो राजेश का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है 30,000 रुपीज से, एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 1,60,000 रुपीज से। तो जरा यहाँ पर आ जाओ, ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, मैंने अप्रैल 1 को, अब मैं इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्लीज नोट। तो यहाँ पर अब मैंने क्या बोला था, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते टाइम बाय लिखोगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही करोगे यहाँ पर 1,60,000 का। ओके, ये तो आया समझ में। अब यहाँ पर एक और बार हम लोग अप्रैल 1 इसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राजेश के अकाउंट को, यहाँ पर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 30,000 रुपीज का, इसका जो बैलेंस था। ओके, पूरी की पूरी मेरी ओपनिंग एंट्रीज वाला जो केस था वो खत्म हो गया। ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली, पिछले साल की चीजों को हाथ पकड़ के आगे ले आए, सभी अकाउंट्स खोल दिए इन सबके। अब आगे बात करते हैं, कैश अकाउंट को अगली एंट्री में हमने क्या किया है, डेबिट किया है 7,000 रुपीज से, एंड दूसरे अकाउंट का नाम क्या है यहाँ पर, सेल्स अकाउंट है। तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट है ये मेरा, यहां पर आ जाओ, अगर अप्रैल 3 की बात करो तो हमने कैश अकाउंट को किया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, दूसरे अकाउंट का नाम हमेशा यहाँ पर आप लिख दिया करो, जो भी इसके अलावा दूसरा अकाउंट हो। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट था सेल्स अकाउंट, तो सिंपली हमने यहाँ पर 7,000 रुपीज से रिकॉर्डिंग कर ली। ओके, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको ये। अब ध्यान दो, तो हमको
कैश अकाउंट में तो हमने इसकी एंट्री कर ली 7,000 रुपए की, लेकिन हमको सेल्स अकाउंट में भी तो ये एंट्री करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हर एक अकाउंट खोला है हमने एंड हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। यानी कि ये अगर एक ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको दो जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दो जगह कौन सी होगी, एक तो कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। इसीलिए हमने यहाँ पर ना April 3 लिख दिया, दिस इज April 4th। ओके, अभी सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं एंड सेल्स अकाउंट के तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे ये April 4th की एंट्री बाय कैश अकाउंट लिख देंगे, 7,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को। अच्छा, ये भी बात हमको समझ में आ गई। दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया, दो जगह पर इसका इफेक्ट आ गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है एंड राम के अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,000 से। डेट है 6 अप्रैल। ये आ गया सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर April 6 की हम एंट्री करेंगे टू राम्स अकाउंट, क्योंकि इसके अलावा दूसरे अकाउंट का नाम क्या था, राम का अकाउंट था वो तो, और इसमें अमाउंट हम लोग ले देंगे 1,000 रुपीज का। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, राम के अकाउंट में जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम इसका इफेक्ट डाल देंगे। April 6 को लिख देंगे, बाय लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया 1,000 रुपीज से। ओके, अब वापस आते हैं, देखते हैं आगे। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड राजेश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9,000 से। ये आ गया मेरा परचेज अकाउंट। तो यहां पर मैं लिख दूंगी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था तो टू राजेश करके मैं यहाँ पर 9,000 लिख दूंगी एंड डेट थी April 10th। ओके, अब दूसरा अकाउंट कौन है जो इफेक्ट हो रहा है, राजेश का अकाउंट है, तो यहाँ पर हम April 10th की एंट्री कर देंगे बाय परचेज अकाउंट 9,000 से। इसको हमने इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। बस जिसके सामने डेबिट लिखा है उसको हमने, उस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, यानी कि उसके डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। बस इतना ही कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, April 15 पर आते हैं। ये वाली एंट्री थोड़ा सा देखने वाली है, कैसे करोगे आप देखो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो अकाउंट्स नहीं है। यहाँ पर इसके पहले आप क्या कर रहे थे, अभी तक दो अकाउंट्स हुआ करते थे, तो एक अकाउंट का नाम दूसरे वाले अकाउंट में एंड उस दूसरे वाले अकाउंट के नेम में आप फर्स्ट वाले का नाम लिख देते थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप कैसे होगा। सबसे पहले तो परचेज अकाउंट को करना है डेबिट 13,500 से। तो April 15 को आ जाओ एंड हमको डेबिट साइड में इसके नोट करते जाना है सब कुछ। April 15 को डेबिट साइड में नोट करोगे। सबसे पहले तो एक था अकाउंट टू कैश का अकाउंट था। जितने भी अकाउंट्स उसके अपोजिट में, यानी कि सिर्फ परचेज अकाउंट था जो डेबिट हो रहा था, बाकी सारे क्रेडिट हो रहे थे। इसीलिए सारे अकाउंट्स जो क्रेडिट, जो टू में लिखे हुए थे, वो हम सारे यहाँ पर लिख देंगे। एक था डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट था एक, और एक था राकेश का अकाउंट। तो अभी देखो, इसमें हम लोग सब अमाउंट्स भी लिख लेंगे। ये हुआ आपका 5,130, ये था डिस्काउंट रिसीव 270 एंड राकेश का अकाउंट था 80,100 का। अब अगर इसको आप टोटल करोगे तो 13,500 रुपीज बनेगा। इसका मतलब 13,500 से टोटल होके मेरा जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो गया। वही तो बात हमने यहाँ पर इसमें लिखी थी ना, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड बाय 13,500, ये टुकड़े टुकड़े अमाउंट से, वो हमने वहां पर लिख दिया। अच्छा, ये तो हमने कर दिया आराम से, बट अब बाकी सब अकाउंट्स में भी तो इफेक्ट डालना पड़ेगा। वो कैसे करोगे देखो। टू कैश हमने यहाँ पर लिखा है, कैश अकाउंट में आ जाओ एंड ये एक्चुअली कितने से क्रेडिट हो रहा है, ये 5,130 से क्रेडिट हो रहा है एंड इसके डेबिट में कौन है, परचेज अकाउंट। यानी कि एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको किस तरीके से कर सकते थे, एक तरीका इसको देखने का हो सकता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,130 5,130। फिर दूसरी एंट्री हो सकती है इसी की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश
8100 8100 एक तरीके से यही तो हो रहा है। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270 270, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट करने जाऊंगी तो हम 5130 का अमाउंट लिखेंगे, बिकॉज इट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। डेबिट में इस वाले अकाउंट का नाम है परचेज अकाउंट का, तो वो ही हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आ जाइए, इसको हम सॉल्व करते हैं। April 15 कैश अकाउंट में यहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट का नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, एंड बेधड़क 5130 यहाँ पर लिख दोगे आप। उसके अलावा क्या करोगे? ये हमारा राकेश कहाँ चला गया भाई? राकेश, यहाँ पर भी आप April 15 लिखोगे एंड दिखाओगे कि राकेश जो है अब मेरा क्रेडिटर बन चुका है 8100 रुपीज से। अभी एक और अकाउंट बच रहा है जहां पर हमको इसकी एंट्री करनी है, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। April 10 को बाय परचेज अकाउंट लिख के आपको 270 लिख देना है। यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स में मैंने इसका इफेक्ट दे दिया, राइट। जितना भी डेबिट हुआ था वो डेबिट हो गया, जितने अकाउंट्स क्रेडिट हुए थे उतने अमाउंट से उन सबको क्रेडिट कर दिया। अभी तक हिसाब बिल्कुल सही चल रहा है। आगे आते हैं, कंपाउंड एंट्री है ये भी। तो राजेश का अकाउंट हम टोटल डेबिट कितने से करेंगे? 39,000 रुपीज से। April 20 को सबसे पहले आ जाते हैं राजेश के अकाउंट में, इसको हम लोग डेबिट करेंगे पूरे 39,000 रुपीज से। कैसे? देखो, April 20 को कौन कौन था इसमें ये देख लो। राजेश के केस में 38,600 कैश था और डिस्काउंट रिसीव था 400। टू कैश अकाउंट 38,600 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ये भी हुआ April 20 को। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल 39,000 रुपीज से डेबिट हो गया, जो कि मेरे एक्चुअल एंट्री में था। अब इसका इफेक्ट और कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में भी जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी जाएगा। तो आओ इसका हम लोग इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे। कैश अकाउंट में तो ये इस साइड पर आएगा, इसकी डेट आप लिख लेना प्लीज, मैंने अभी लिखी नहीं है। तो कैश अकाउंट में यहाँ पे लिख लोगे आप बाय राजेश अकाउंट एंड 38,600 लिखोगे यहाँ पे। एग्जैक्टली वो अमाउंट जिससे कि कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, वो ही अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब एक बार डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी देखते हैं। ये आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पर April 20 को बाय राजेश अकाउंट से इसको हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा था ये अकाउंट। 400 रुपीज से कर देंगे इसको क्रेडिट। ओके, ये भी बात समझ आई। अगली एंट्री पर आते हैं। हाँ जी, April 25 को देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है यहाँ पे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 से। April 25 को देखो, यहाँ भी मैंने डेट नहीं लिखी, ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। April 20 को ये हुआ था एंड April 25 की बात अब हम कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे 500 रुपीज से ड्रॉइंग्स हो गया, क्रेडिट हो रहा था कैश अकाउंट, वो मैंने कर दिया। अब एक बार चलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट की तरफ, वहां पर भी एंट्री कर लेंगे। April 25 को टू कैश अकाउंट 500, दोनों अकाउंट्स में हमने इफेक्ट दे दिया। वापस आते हैं, अब फाइनल एंट्री करते हैं। April 30 को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन आ रही है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है 2000 से। सबसे पहले यहाँ पर April 30 टू कमीशन अकाउंट 2000 रुपीज एंड अब दूसरा वाला इफेक्ट कहाँ देना है? कमीशन अकाउंट में, इस साइड पर। April 30 को ये अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसको लिखते हैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 2000 रुपीज। काफी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको बार बार पेजेस पलटो और
डेट भी देखो, अमाउंट भी देखो, ध्यान से करना है आपको, जल्दी करना है बट गलती मत करना, बिकॉज इन चीज़ों में जल्दीबाजी में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ध्यान से करोगे आप लेकिन, ओके। अभी देखो सारी की सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली हैं, यानी कि पोस्टिंग वाला पार्ट जो मेरे वीडियो का मेन एम था, पोस्टिंग वाला पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखो कनेक्ट करके बता रही हूँ। जब भी मान लो ये कैश अकाउंट है, कि कोई भी अकाउंट लिया आपने, पहले देखो कि वो किस तरीके का अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, एक तरीके से असेट है। असेट है, इसका मतलब जब भी असेट कोई बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कि ये जो डेबिट वाली साइड है ये इस अकाउंट के बढ़ने वाली साइड है, एंड जब भी ये घटेगा तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो मेरे कैश अकाउंट का हिसाब हो गया। डेटर के केस में भी यही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एसेट। इधर बढ़ोतरी दिखाएंगे और इधर घटना कोई भी चीज दिखाएंगे। कैपिटल में जस्ट उल्टा है इसका, यहाँ पर दिखाएंगे जब कैपिटल बढ़ेगा, यहाँ दिखाएंगे जब घटेगा। एक और चीज देख लेते हैं आगे। राजेश के अकाउंट में वो हमारा क्रेडिटर है, इसमें भी जब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है एंड घटती है तो डेबिट होती है। ये सब हमने कहाँ से पढ़ा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने ये चीजें देखी थी। असेट बढ़ा तो डेबिट साइड में, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट साइड में। आई बात यहाँ पर समझ। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, जब कैश इंक्रीज हुआ, मतलब ओपनिंग एंट्री मैंने करी तो इधर बढ़ोतरी वाली साइड में लिखा। जब मेरी सेल्स हुई यानी कि कैश आया, तब मैंने सेल्स को इस साइड पर लिखा। कमीशन आई मेरे पास, तब भी मैंने डेबिट साइड पर लिखा। और जब भी मेरे पास से कैश जा रहा है वो सारी चीजें इस साइड में आ रही हैं। यानी परचेज करने में पैसा गया वो यहाँ पर लिख दिया, या राजेश को पैसा चुकाया मैंने इस साइड पे लिख दिया, ड्रॉइंग्स हुई इस साइड पर लिख दिया। आगे किसी इस वाले अकाउंट को उठाकर देख लो कि जब बैलेंस इसका ब्रॉट डाउन यानी कि लाइबिलिटी बुक्स में आई तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। या फिर जब मैंने परचेज करा इस बंदे से तो ऑब्वियसली एज अ क्रेडिटर इंक्रीज हो गया ये मेरी बुक्स में, तो मैंने 9,000 रुपीज क्रेडिट साइड में लिख दिया। जब उसको पेमेंट करने गई तो पैसे मेरे पास से गए, वो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसका क्रेडिटर स्टेटस मेरी बुक से खत्म होने लगा। वैसे ही डिस्काउंट जब रिसीव हुआ तो इतना पैसा 400 रुपए मुझे इसको पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो ये भी मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया होगा, जो भी एंट्रीज मैंने करी हैं उनका मॉडर्न क्लासिफिकेशन से कनेक्शन किस तरीके का है। पहले तो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लो कि किस तरह का अकाउंट है, असेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, या फिर इनकम है या एक्सपेंस है। यही 5 तरीके हो सकते हैं। ये इनकम थी, ये कब इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, एंड जब डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं किसी भी इनकम को एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जब हमारे पास सेल हुई तो मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। कनेक्ट हुआ, मजा आया होगा ये बात आपको जानकर कि इसको लॉजिकली आप कैसे समझ सकते हो। बस यही बात मुझे समझानी थी। किसी भी XYZ अकाउंट में अब जाकर आप ये बात चेक कर लेना एक बार, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो अब फाइनली हम लोगों ने पोस्टिंग की सारी चीजें समझ ली है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो अब हम लोग बैलेंसिंग पर आ सकते हैं, जो कि मेरे वीडियो का नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग कैसे होती है किसी भी अकाउंट की। बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है, जब मैंने सारे की सारी रेलेवेंट एंट्रीज कर ली है सारे अकाउंट्स में, तो अब टाइम आ चुका है कि अब उस अकाउंट को हम लोग क्लोज करें। क्लोज करते टाइम ही बैलेंसिंग करी जाती है ना। वैसे तो जनरली हमेशा क्लोजिंग होती है 31 मार्च को होती है किसी भी ईयर में, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अप्रैल की भर की एंट्रीज दे रखी थी, इसीलिए हम अप्रैल 30 को अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग सबसे पहले कैसे करी जाती है वो देखते हैं। आप लोग क्या करोगे, दोनों साइड्स को देखो। यहाँ पर आपको कौन सी वाली साइड बड़ी लग रही है, मुझे ये वाली साइड बड़ी लग रही है, तो इसका हम लोग सबसे पहले करेंगे टोटल। एंड यहाँ पर पहले तो लाइंस खींचो आप, ऐसे एक ऊपर सिंगल लाइन एंड नीचे डबल लाइंस खींची। अब क्या करो, टोटल करो, जो साइड बड़ी लग रही है सबसे पहले उसका टोटल करोगे। ये आ रहा है 59,000। बड़ी वाली साइड का टोटल आपको दोनों साइड पर लिख देना है। ये है आपका स्टेप 1। देखो कौन सी साइड बड़ी है एंड उसका टोटल करके दोनों तरफ इस तरीके से लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है, हमने बोला कि हम अप्रैल 30 को यहाँ पर अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, तो एंट्री डालो अप्रैल 30 की
एंड देखो यहाँ पर कितने से ये वाली साइड शॉर्ट पड़ रही है, कितना कम आ रहा है यहाँ पे, ये चीज हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करके। 14,770 से ये वाली साइड क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है, यानी कि डेबिट बैलेंस जो था ना वो ज्यादा है। इसीलिए ये जो 14,770 है, वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डेबिट बैलेंस बिकॉज द डेबिट साइड इज बिगर इन दिस अकाउंट, इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। और इसको बोलेंगे क्या, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमने एक पुरानी स्लाइड में देखा था ना कि हम अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से यही काम कर रहे हैं कि हमने ये वाला अमाउंट जो बच रहा था, दिस इज बेसिकली व्हाट, हमने 50,000 रुपीज से इस साल में ये बिजनेस, ये अकाउंट स्टार्ट किया था। इसमें कुछ चीजें ऐड हुई, पैसे ऐड हुए, 7,000 ऐड हुए, 2,000 ऐड हुए, कुछ पैसे चले भी गए, इतने पैसे चले गए, एंड अल्टीमेटली बचा क्या, 14,770। यही तो ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि कैश का अमाउंट कितना बचा एट द एंड ऑफ द मंथ, यही बात कर रहा है ये। वैसे तो हम पूरे साल की एंट्रीज करते हैं इसमें, बट हमको तो सिर्फ अप्रैल की एंट्रीज दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ अप्रैल की एंट्रीज करी है एंड इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जब भी ये कैश अकाउंट हम ओपन करेंगे तो इस वाले अमाउंट से ओपन करेंगे, 14,770 से। किस साइड में, इस साइड में, ऐसे करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वट एवर डेट 14,770 से इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। बात समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट्स है आगे के, उनमें किस तरीके से है, सिमिलर काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर भैया लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग ऐसे। ऑब्वियस सी बात है ये साइड बड़ा है तो 50,000 एंड 50,000 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारा डेटर्स का अकाउंट है यानी असेट अकाउंट है, बढ़ रहा था तो हमने इधर एंट्री करी डेबिट साइड में, एंड घट रहा था तो घट कैसे रहा था, सेल्स रिटर्न कर दी उसने, यानी कि मुझे जो सामान मुझसे लेके गया था वो वापस कर दिया, उसका डेटर स्टेटस थोड़ा सा कम हो गया उसके कारण, तो वो हमने क्रेडिट साइड पे नोट किया, कम होने वाली साइड पे। अब देखो इसका हम लोग अप्रैल 30 को निकालेंगे कि बैलेंस कितना बचा, कितने से मेरी क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्टफॉल हो रही है। तो टू बाय बैलेंस कैरी डाउन में आ गया 49,000। बस इसी तरीके से हर अकाउंट में आपको करते जाना है। यहां पर क्या है, क्रेडिट साइड भारी पड़ रही है डेबिट साइड पे, तो सिंपली अब हम कुछ नहीं बोलेंगे एंड इसको बस फटाफट से कंप्लीट करते जाएंगे। आप भी मेरे साथ इसको कंप्लीट करते रहो। आप समझ रहे हो ना, ये सारे अकाउंट्स अब ओपन होंगे जब भी, तो ये वाला अकाउंट कैसे ओपन होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 से, क्योंकि यहां पर मैं कैरी डाउन 1,60,000 ही कर रही हूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। ये वाला अकाउंट जरा आप देखो तो इसमें दोनों साइड ही आप देखोगे 39,000 का ही टोटल आ रहा है। दिस अकाउंट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी डू नॉट नीड टू पुट एनी बैलेंस एनीवेयर। ये अपने आप में बैलेंस्ड है, ये अकाउंट अब खत्म हो चुका है बुक से। इसका मतलब ये है कि राजेश का अकाउंट हो गया है रफा दफा, ये अब हमारी बुक्स में नहीं रहने वाला, कोई बैलेंस आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में कोई बैलेंस जाएगा भी नहीं। ओके, समझ में आई होगी बात। सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है तो एनीवे हम 7,000 लिख देंगे दोनों तरफ एंड बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे यहाँ पे अप्रैल 30 को। आगे बढ़ते हैं, परचेजेस अकाउंट देखते हैं। ऑब्वियसली सारी एंट्रीज इस साइड पर है तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन अप्रैल 30 को। ऐड कर लेते हैं सबको, 22,500 आ रहा है, दोनों साइड लिख लेंगे। ओके, तो परचेजेस क्या था मेरा, एक्सपेंस होता है परचेज, और इसीलिए डेबिट साइड जब जब परचेज किया एक्सपेंसेस बढ़े, एक्सपेंसेस बढ़ने पे क्या करते हैं, डेबिट वही किया हमने। समझ में आई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, स्टॉक अकाउंट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं। अब
इन सब अकाउंट्स में ना कोई चेंजेस नहीं हुए। स्टॉक अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट में कुछ चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज ये जिस तरह से पिछले साल आए थे आगे भी उसी तरीके से हमने इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न, प्लीज एक्सक्यूज द बैड हैंड राइटिंग, लेकिन ये बहुत रिडंडेंट वर्क है। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय लिख दिया। अब ये क्या शो कर रहा है कि राकेश से मैंने 8100 रुपीज का सामान परचेज किया था एंड मैं उसका बैलेंस अब कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ आगे, बिकॉज मैंने उसको पेमेंट तो किया नहीं। अगर मैं उसको पेमेंट करती तो वो इस साइड पर आ जाता। जब उससे कुछ खरीदा यानी उसका जब क्रेडिटर स्टेटस बढ़ा तो इस साइड पे आया। अब जब उसका क्रेडिटर स्टेटस घटेगा मेरे पेमेंट करने पे तो वो इस साइड पे आएगा, बट कुछ पेमेंट किया ही नहीं, इसीलिए एज इट इज ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका जो बैलेंस है बाद में वो मुझसे पैसे लेगा। ड्रॉइंग्स वाला अकाउंट भी बैलेंस कर देते हैं। अब हमारा फाइनल अकाउंट, ओके। सो अब हमारे इस पूरे क्वेश्चन का क्लोजर हो चुका है। हमें बोला गया था जर्नल में आप एंट्रीज करो एंड देन उसको लेजर में पोस्ट करो। हमने वो पूरा काम कर दिया है। पोस्टिंग करने का मतलब ही यही होता है कि जर्नल में जो एंट्रीज है उनको लेजर अकाउंट में लिखना। एंड बैलेंसिंग भी मैंने आपको करके दिखा दी। हर अकाउंट का एंड में हम बैलेंसिंग करते हैं एंड देखते हैं कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। मैंने आपको ये तो बताया था, जैसे कैश अकाउंट में मैंने आपको बताया कि इस साइड पर ही आया है डेबिट बैलेंस है, बिकॉज द डेबिट साइड वॉज बिगर हियर। कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर द क्रेडिट साइड वाज बिगर, इसीलिए यहाँ पर जो बैलेंस आया इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। बात समझ में आई? जो भी साइड विल बी बिगर आप वो ही बैलेंस का नाम बोलोगे। यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस बोलोगे, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस बोलोगे। समझ में आई बात कि किस तरीके से बैलेंसिंग होती है, पोस्टिंग कैसे होती है। अभी तो आज हमने ये सीखा कि जर्नल में एंट्री करने के बाद यहाँ पर कैसे पोस्टिंग करी जाती है, बट आपका जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले जर्नल में एंट्रीज करो एंड देन लेजर में करो पोस्टिंग। तो क्या करोगे उस केस में? आपको डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, पूरे लॉजिक के साथ सिखाऊंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ओके, सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको वीडियो। कहीं कुछ कमी लगी हो तो वो भी जरूर बताइएगा आप लोग मुझे। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। मैं अब आपको मिलूंगी जब मैं आपको सिखाऊंगी कि लेजर में डायरेक्ट पोस्टिंग आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।